नमस्कार। न्यूज नाइट के एक और अंक में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं असीम मिश्रा। शुरुआत हेडलाइंस के साथ। झारखंड विधानसभा चुनाव के लिए भाजपा ने जारी की 66 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट। जेएमएम कांग्रेस में 70 सीटों पर बनी सहमति, आरजेडी नाराज। महाराष्ट्र विधानसभा सीटों को लेकर महायुति में स्थिति काफी हद तक साफ, तो वहीं महाआघाड़ी में मतभेद जारी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कर्मयोगी सप्ताह का किया शुभारंभ। मिशन का लक्ष्य देश के विकास की प्रेरक शक्ति बनने वाले मानव संसाधन तैयार करना। कल से वाराणसी दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 6000 करोड़ से ज्यादा की विकास परियोजनाओं का करेंगे उद्घाटन और शिलान्यास। विकास को मिलेगी नई धार। मौसम बदलते ही फिर जहरीला हुआ दिल्ली का आबो हवा। कई इलाकों में AQI 400 के पार। भाजपा ने खोखले वादों पर आप सरकार को घेरा। कांग्रेस ने भी दिल्ली सरकार से मांगा हिसाब। और इस वक्त की बड़ी खबर झारखंड से आ रही है। झारखंड विधानसभा चुनाव को लेकर झारखंड के लिए बीजेपी ने 66 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी कर दी है। जी, आपसे कुछ देर पहले ही झारखंड विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने अपनी पहली लिस्ट जारी कर दी है, जिसमें कई बड़े चेहरों को टिकट दिया गया है। जी हां, तो 66 सीटों पर कौन कौन से उम्मीदवार होंगे, इसका ऐलान कर दिया गया है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी चुनावी मैदान में होंगे। सरायकेला से चंपई सोरेन, जो कि कुछ दिन पहले तक वो जेएमएम में थे, उन्हें भी अब बीजेपी का टिकट दे दिया गया है। बीजेपी की सूची में महिलाओं को भी काफी तादाद में टिकट दिया गया है। महिलाओं के साथ भी एक जस्टिस कह सकते हैं। जिस तरह से प्रधानमंत्री का कहना है कि युवाओं को, महिलाओं को सक्रिय पॉलिटिक्स में, राजनीति में आना चाहिए, इस हिसाब से भी इसको आप देख सकते हैं और समझ सकते हैं। शिबू सोरेन की बड़ी बहू सीता सोरेन को जामताड़ा से टिकट दिया गया है। जगन्नाथपुर से गीता कोड़ा को बीजेपी ने टिकट दिया है। तो 66 सीटों का ऐलान कर दिया। उसमें से आपको बता रहे हैं अलग अलग सीटों से बोकारो से विरंची नारायण को टिकट दिया गया है। रांची से, झारखंड की राजधानी रांची से सीपी सिंह पर एक बार फिर से भाजपा ने जताया है भरोसा। तो कुछ ऐसे भी विधायक हैं जिन पर एक बार फिर से बीजेपी ने अपना विश्वास जताया है। बेरमो से गिरिडीह के पूर्व सांसद रविंद्र पांडे को यहां से टिकट दिया गया है। पूर्व केंद्रीय मंत्री सुदर्शन भगत को भी गुमला से टिकट दिया गया है। तो लगातार हम आपको बता रहे हैं कि झारखंड के अलग अलग सीटों से किस तरह से किन किन लोगों को टिकट दिया गया है। भाजपा ने राज्य में कुल 68 सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान किया था। उन 68 में से 66 सीटों पर जो उम्मीदवार की जो लिस्ट है वो अब से कुछ देर पहले जारी कर दी गई। ये आपके सामने वो लिस्ट किस तरह से अलग अलग जो क्षेत्र हैं, जो विधानसभा है, और वहां से जैसे धनवार से बाबूलाल मरांडी और इस तरह से तमाम जो 66 लोगों के नाम हैं जिनको कि यहाँ पे इस लिस्ट में शामिल किया गया है। भाजपा की पहली सूची जारी, आप देख सकते हैं उनकी फोटोज के साथ। बाबूलाल मरांडी धनवार से, चंपई सोरेन सरायकेला से, और इस तरह से अनंत ओझा राजमहल, माधव चंद्र महतो नाला से, सत्येंद्रनाथ तिवारी को गढ़वा सीट से टिकट देने का काम किया गया है बीजेपी की तरफ से। तो लगातार 68 सीटों पर विधानसभा चुनाव लड़ने का बीजेपी ने ऐलान किया था और उसमें से 66 सीटों की जो पहली लिस्ट है वो बीजेपी ने जारी कर दी है। ये उन लोगों के नाम, उन प्रत्याशियों के नाम, उम्मीदवारों के नाम जिन्हें इस विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने टिकट दिया। और अब इन्हीं लोगों पर जिम्मेदारी भाजपा ने एक भरोसा जताया है कि वो किस तरह से जो अब से कुछ ही दिनों के बाद वहां पे विधानसभा चुनाव होने वाले हैं उसमें बीजेपी को सत्ता में आसीन करने का काम इन्हीं लोगों के कंधों पर, इन्हीं लोगों के जिम्मे दिया गया है। लोबिन हैब्रम बोरियो से बाबूलाल मरांडी धनवार, चंपई सोरेन, लगातार ये बड़े चेहरे हम कह सकते हैं कि इसमें चंपई सोरेन आप जानते हैं कि कुछ दिनों पहले तक वो झारखंड मुक्ति मोर्चा में थे और वहां से जिस तरह से उनके साथ व्यवहार किया गया, काफी दुखी होकर वो बीजेपी में शामिल हुए और बीजेपी ने उन्हें वहां से इस बार टिकट भी दिया है चंपई सोरेन को सरायकेला से। तो ये कुछ अहम नाम और
वो सीट जहां से ये चुनावी मैदान में खड़े होंगे। भानु प्रताप शाही भवनाथपुर, सीपी सिंह रांची, गीता कोड़ा जगन्नाथपुर, नीलकंठ सिंह मुंडा खूंटी, सुनील सोरेन दुमका, मीरा मुंडा पोटका से। तो इस तरह से अगर मैं 2000 और ये कि बीजेपी ने लोकसभा और विधानसभा उपचुनाव के लिए भी अपने प्रत्याशियों के नामों की घोषणा कर दी है। जो उपचुनाव होने वाले हैं उनके नामों की भी घोषणा कर दी है प्रत्याशियों के। केरल के वायनाड से नाव्या हरिदास को उम्मीदवार के रूप में भाजपा ने चुनावी मैदान में उतारा है। भाजपा ने लिस्ट में कुल 25 उम्मीदवारों के नामों की घोषणा की है। तो ये जो उपचुनाव होने वाले हैं, लोकसभा के उपचुनाव, इसके लिए भी बीजेपी ने अपनी लिस्ट जारी कर दी है। चाहे केरल की बात हो, असम की बात हो, बिहार की बात हो, छत्तीसगढ़ की बात हो, कर्नाटक की बात हो, आप देख सकते हैं बसवराज बोम्मई, शिवगांव, और केरल से पलक्कड़, चिलाकरा। मध्य प्रदेश की बात की जाए तो विजयपुर, बुधनी, इन तमाम सीटों पर जो चुनाव होने वाले हैं इसको लेकर बीजेपी ने लिस्ट जारी की है। राजस्थान के झुंझुनू, रामगढ़ की बात की जाए, राजस्थान में ही दौसा, देवली उनियारा, खिवसर, सलुम्बर। वहीं पश्चिम बंगाल से आपने देखा किस तरह से ये अलग अलग जो उपचुनाव जहां जहां होने वाले हैं उसके लिए भी बीजेपी ने अपने कैंडिडेट का ऐलान कर दिया गया है। सिंदरी से तारा देवी, निरसा से अपर्णा, और इस तरह से अलग अलग जगहों से, बोकारो से विरंची नारायण बीजेपी के उम्मीदवार होंगे। झारखंड की बात कर रहे हैं, झारखंड विधानसभा चुनाव की बात कर रहे हैं। अगले कुछ ही दिनों के बाद वहां पे चुनाव होने वाले हैं और उससे पहले बीजेपी ने अपनी लिस्ट जारी कर दी है। 68 सीटों पर चुनाव लड़ने का बीजेपी ने ऐलान किया था और उसमें से 66 सीटों पर कौन कौन से उनके उम्मीदवार होंगे इस बात का ऐलान कर दिया गया। आपसे कुछ देर पहले ही ऐलान कर दिया और डीडी न्यूज के जरिए आप इस बात को देख रहे हैं कि वो कौन कौन सी सीटें हैं जहां से बीजेपी ने अपने उम्मीदवार को चुनावी मैदान में उतारा है। अगर बीते चुनाव की बात की जाए, बहुत ही महत्वपूर्ण, ये दिलचस्प ये आंकड़े कि किस तरह से बीते चुनाव में जो पार्टी का प्रदर्शन था। अगर बीजेपी की बात की जाए तो आप जानते हैं कि यहाँ पे कुल 81 सीटें हैं झारखंड में और 81 में से 42 सीट, जो जादुई आंकड़ा है वो 42 सीट का है। जिस किसी भी पार्टी को 42 सीट मिल जाए या उससे ज्यादा, वो सत्ता में काबिज हो सकता है। तो ये 42 का जो आंकड़ा है वो जादुई आंकड़ा। और पिछले साल 2019 के विधानसभा के चुनाव की बात की जाए तो इसमें 30 सीटें जेएमएम जीतकर सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर आई थी और जेएमएम के बाद जो दूसरी सबसे बड़ी पार्टी थी वो भारतीय जनता पार्टी थी जिससे 25 सीटें हासिल हुई थी। तो बीते चुनाव में जेएमएम सबसे बड़ी पार्टी बनकर आई थी, लेकिन दूसरी पार्टी के तौर पर बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी 25 सीट जीतकर वो दूसरे नंबर पर आई थी। लेकिन इस सब के बीच जो सियासी गणित है वो कैसा है, हमारे साथ हमारे तमाम जो सहयोगी और मेहमान हैं वो लगातार बने हुए हैं। हमारे साथ विनय कुमार जी हैं जो कि वरिष्ठ पत्रकार हैं। विनय सर, आपका बहुत बहुत स्वागत दूरदर्शन समाचार में। और साथ ही साथ हमारे दो सहयोगी सोमेश पटेल और राजेश राज भी इस वक्त हमारे साथ बने हुए हैं। सबसे पहले मैं सोमेश में आपके पास आना चाहूंगा। ये जो 68 में से 66 सीटों पर ऐलान कर दिया गया है, इनमें किन किन चीजों का ध्यान रखा गया है? क्योंकि हमने देखा कि बीते दिनों जब इसको लेकर मैराथन मीटिंग हुई थी उसमें तमाम छोटी छोटी बारीकियों पर बीजेपी ने ध्यान केंद्रित किया था। जी, आपको मैं जरूर बताना चाहूंगा, झारखंड में कुल 81 सीट है और झारखंड में जो विधानसभा चुनाव होने हैं उसमें पहला जो 13 नवंबर को चुनाव होगा 43 सीटों पर और 20 नवंबर को 38 सीटों पर। जिस तरह से बीजेपी ने 66 सीट जारी की है, जिसमें जो महत्वपूर्ण नाम है, जिसमें मैं बात करूं, बाबूलाल मरांडी हैं, अमर बावरी हैं, चंपई सोरेन है, रघुवर दास के बेटे हैं। ये तमाम वो दिग्गज नाम है जिन पर बीजेपी ने एक बार फिर से भरोसा दिखाया। कहीं ना कहीं जिस तरह से बीजेपी ने कुछ देर पहले कल ही सीट शेयरिंग की हुई थी जिसमें उन्होंने प्रत्याशियों के बारे में घोषणा की, तो लगातार जिस तरह से यहाँ पर जो झारखंड में जो चुनाव होने हैं जिसको लेकर लगातार यहाँ पर बीजेपी ने अपने प्रत्याशी को यहाँ पर जारी कर दिया। और दूसरी तरफ जिस तरह से जो झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं बाबूलाल मरांडी, उनके ऊपर एक बार बीजेपी ने फिर से भरोसा जताया। दूसरा, इसमें जो यहाँ पर जो जिनको सीट दिया गया उसमें महिलाओं को भी यहाँ पर सीट शेयरिंग की गई। तो कहीं ना कहीं जो महत्वपूर्ण बातें हैं इस बार जी बिल्कुल। और इसमें जैसा कि हमने कहा कि बहुत ही बारीकी से टिकट बंटवारे के टाइम में बहुत सारी चीज़ों को ध्यान से देखा गया, समझा गया। जातीय समीकरण और जो परफॉर्मेंस थे लोगों के, विधायकों के, उसको भी काफ़ी बारीकी से ध्यान दिया गया बीजेपी की तरफ से।
जी जरूर, साफ तौर पे बीजेपी यहाँ पर लगातार जब चुनाव के समय में लगातार यहाँ पर आक्रामक रूप में दिखा दी, चाहे संथाल परगना की बात हो, बांग्लादेश घुसपैठ की बात हो, चाहे यहाँ पर पलायन की बात हो, तमाम इन मुद्दों को लेकर बीजेपी यहाँ पर लगातार ग्राउंड जीरो पर काम करती रही और लगातार जो विधायक थे इससे पहले जिन लोगों ने 2019 पे चुनाव लड़ा था, उनके ऊपर जो विधायक थे, जो ग्राउंड पर जिन विधायकों ने काम नहीं किया उनके आधार पे यहाँ पर उनको टिकट दिया गया। तो कहीं ना कहीं उनके ऊपर जो तमाम बातों को ध्यान में रखते हुए इस बार यहां पर जो दिया गया है। जी ठीक है, हम रुक करेंगे राजेश का। राजेश, जिस तरह से चंपई सोरेन, हालांकि हर कोई इस बात को लेकर मुतमईन था कि जब भी लिस्ट जारी होगी चंपई सोरेन को जरूर टिकट दिया जाएगा, क्योंकि जिस तरह से उनके साथ व्यवहार हुआ जेएमएम में, उसके बाद से ये सारी चीजें हुई। कैसे देखते हैं इस नाम को? चंपई सोरेन का नाम कोई चौंकाने वाला नाम नहीं है असीम, क्योंकि चंपई सोरेन जब भारतीय जनता पार्टी में आए तो यह बात स्पष्ट हो चुकी थी कि उन्हें चुनाव मैदान में उतारा जाएगा। सरायकेला से वो चुनाव मैदान में उतरेंगे। सबसे जो महत्वपूर्ण बात है कि रघुवर दास जो राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री हैं, उनकी पुत्रवधू को जमशेदपुर पूर्व, जहां से पिछली बार सरयू राय ने उन्हें चुनाव मैदान में पराजित किया था, उस सीट से रघुवर दास जो राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री हैं और उड़ीसा के राज्यपाल हैं, उनको जमशेदपुर पूर्व से चुनाव मैदान में बीजेपी ने टिकट दिया है और जमशेदपुर पश्चिम से जदयू की टिकट पर सरयू राय किस्मत आजमाएंगे। कई मुख्यमंत्रियों की धर्मपत्नियों को चुनाव मैदान में जो है वो उतारा गया है। गीता कोड़ा जो है उनको भी भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव मैदान में उतारा है। मधु कोड़ा राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री हैं, उनकी पत्नी गीता कोड़ा को चुनाव मैदान में उतारा गया है। और इसके अलावा मीरा मुंडा जो पोटका विधानसभा क्षेत्र से चुनाव मैदान में बीजेपी की टिकट पर किस्मत आजमाएंगी, वो अर्जुन मुंडा जो राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री हैं और केंद्रीय मंत्री रह चुके हैं, उनकी धर्मपत्नी को बीजेपी ने चुनाव मैदान में उतारा है। और कुल मिलाकर 12 जो महिलाएं हैं उन पर 66 जो सूची जारी की गई है उसमें 12 महिलाओं पर भारतीय जनता पार्टी ने दांव लगाया है। बड़ी तादाद में अनुसूचित जनजाति के लोगों को चुनाव मैदान में उतारा गया है। सामाजिक समीकरणों का ध्यान रखा गया है। उत्तर, पूरब, दक्षिण, पश्चिम तमाम जो सामाजिक समीकरण है, जो संरचनाएं हैं, इसको ध्यान में रखते हुए जहां अपर क्लास को भी टिकट दिए गए हैं, वहीं पर सोशल इक्वेशन से भी बहुत सारे लोगों को चुनाव मैदान में उतारे गए हैं। तो कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी जहां चुनाव मैदान में होंगे, वहीं गांडेय से हेमंत सोरेन जो वर्तमान मुख्यमंत्री हैं, उनकी पत्नी कल्पना सोरेन के खिलाफ भी भारतीय जनता पार्टी ने मुनिया देवी को चुनाव मैदान में उतारा है। तो महिलाओं के खिलाफ महिलाओं को चुनाव मैदान में उतारकर एक बड़ा मैसेज देने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी। ठीक, हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार विनय कुमार भी इस वक्त जुड़े हुए हैं। विनय जी, ये जो 66 सीटों का ऐलान किया गया बीजेपी की तरफ से, कैसे इसको देखते हैं? किस तरह से जो चेहरे हैं जिनका जिक्र हमारे सहयोगी कर रहे हैं, चाहे वो बाबूलाल मरांडी की बात हो या फिर रघुवर दास की बात हो, इन तमाम चीजों को आप कैसे देखते हैं, कैसे आंकते हैं? आप सर आप अपने आप को अनम्यूट कर लें। विनय जी, आपकी आवाज। जी। हाँ, दो जो प्रभारी यहाँ बनाए गए थे भारतीय जनता पार्टी के चुनावी राजनीति के, वो दोनों महारथी है, शिवराज सिंह चौहान, हेमंता बिश्व शर्मा। इन लोगों ने एक एक सीट पर तैयारी की, एक एक सीट का मूल्यांकन किया और कौन कहां से जीत सकते हैं, उस हिसाब से इन लोगों ने टिकट देने का काम किया। और सारे लोगों को, जो बड़े शीर्ष नेता थे, सबको एडजस्ट करने का काम किया है। खास करके आदिवासी सीटों पर इन लोगों ने फोकस किया है और इस बार आदिवासी सीटों पर बड़े बड़े दिग्गज को उतारा जा रहा है। तो ये बहुत बड़ी, क्योंकि पिछला जो चुनाव हुआ था 2019 का, उसमें 28 में से 26 सीटें बीजेपी हार गई थी आदिवासी। इस बार उस कमी को दूर करने के लिए चंपई सोरेन को भी उतारा जा रहा है, मीरा मुंडा को भी उतारा जा रहा है। पिछली बार जो रघुवर दास चुनाव हार गए थे कोल्हान क्षेत्र से, उनकी जगह पर उनकी पुतोह को भी जमशेदपुर पूर्वी से दिया गया। जो तमाम दिग्गज हैं, जो बड़े नेता हैं, उनको इस बार एडजस्ट किया गया है। उनको चुनाव, सुदर्शन भगत को लड़ाया जा रहा है जो एमपी रहे हैं। तो हर वैसे नेता जो चुनाव जीत सकते हैं, जिनमें क्षमता है, उनको आदिवासी सीटों पर उतारा गया और पूरा सामाजिक समीकरण का ध्यान रखा गया है। एक एक सीट पर सामाजिक समीकरण क्या है, क्योंकि दोनों जो दिग्गज प्रभारी थे, हेमंत बिश्व शर्मा और शिवराज सिंह चौहान, दोनों चुनावी राजनीतिज्ञ के देश में विशेषज्ञ माने जाते हैं। और उन लोगों ने एक एक सीट पर एक्सरसाइज करने के बाद एक बहुत ही अच्छी सूची
और सामाजिक समीकरणों का ध्यान रखते हुए, आदिवासी में लोकप्रियता का ध्यान रखते हुए इन लोगों ने उम्मीदवार उतारने का काम तो बिना किया। जी क्या ये कह सकते हैं कि 2019 के चुनाव में जो कुछ गलतियां हुई थी, हम सभी जानते हैं टिकट बंटवारे के टाइम में, उस गलती को, उस भूल को इस बार दुरुस्त किया गया है? न केवल गलती को ठीक किया गया है, बल्कि सारे नेताओं को भी संतुष्ट किया गया है। बिल्कुल। पिछले बार भी अर्जुन मुंडा की पत्नी चाहती थी टिकट और उनकी पत्नी को टिकट नहीं दिया गया, तो मुंडा जो उस जाति के लोग हैं उनको लगा मेरे लीडर को अपमान हुआ और उन्होंने वोट नहीं कोल्हान में किया, जिसके कारण कोल्हान में बुरी पराजय हुई। इस बार तमाम जो दिग्गज नेता है उनका ध्यान रखा गया है, उनका एडजस्टमेंट किया गया है, उनकी बातों को रखा गया है और उनको अब पुटका से मीरा मुंडा का लड़ना बड़ी बात है। बिल्कुल। बहुत लोकप्रिय है अर्जुन मुंडा उस क्षेत्र में, कोल्हान के क्षेत्र में हर चीज का। और जो सहयोगी दल है उनके साथ भी बड़ा समन्वय किया गया है। आजसू को 10 सीटें दी गई है, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास को 1 सीट दी गई है। अरुण भारती जो लोक जनशक्ति पार्टी के चुनाव प्रभारी है, उन्होंने आज यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और संतुष्ट है। सबसे बड़ी बात है जो सहयोगी दल है एनडीए का पूरी तरह से संतुष्ट है यहाँ। और लोक जनशक्ति पार्टी के अरुण भारती ने कहा भी प्रेस कॉन्फ्रेंस, हमारा लक्ष्य है कि यहाँ एनडीए जीते, सीट हम नहीं ज्यादा कम चाहते, एक ही सीट से वो संतुष्ट। तो इन चीजों का बड़ा असर पड़ेगा चुनाव में। 19 में पूरी तरह से संगठन गठबंधन बिखर गया था और गठबंधन बिखर जाने के कारण भाजपा की पराजय हुई थी। इस बार गठबंधन भी मजबूत है, प्रत्याशियों का चयन भी बेहतर है, इसलिए बड़ा जोरदार कह सकते हैं कि जो होमवर्क है बीजेपी का वो बहुत ही परफेक्ट तरीके से किया गया। लेकिन सोमेश, हम जानते हैं कि बीते चुनाव में जो गठबंधन सहयोगी आजसू था, उनके साथ जो समझौता नहीं हो पाया था, उसकी वजह से जो कुछ हमने देखा कि नुकसान हुआ बीजेपी को। इस बार 10 सीटें दी गई हैं आजसू को, क्या लगता है कि इसका इम्पैक्ट जो है वो गठबंधन की राजनीति पर और सीटों के जीतने पर कितना प्रभाव पड़ेगा? कहीं कहीं आपने देखा होगा 2019 में जब आजसू बीजेपी से अलग हो गए थे, इस बार कहीं 2024 में जब आजसू को 10 सीट मिले हैं, तो कहीं ना कहीं जिस तरह से वो ग्राउंड पर जाना, लोगों के बीच में जाना, अपनी बातों को रखना और लगातार, कल हमने उनसे बातचीत भी की थी तो उनका साफ तौर पे कहना था कि हम ग्राउंड जीरो पर काम कर रहे हैं, विकास के मुद्दे पर काम कर रहे हैं। जिस तरह से पिछले 5 सालों में झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार है, यहाँ पर 5 सालों में इस इलाके में कोई भी विकास नहीं हुआ है। आज भी इस इलाके में पलायन जारी है, भ्रष्टाचार जारी है, क्राइम जारी है। तो कहीं ना कहीं इन तमाम विषयों को लेकर हम जनता के बीच भी जाएंगे और कहीं ना कहीं जिस तरह से हमें बीजेपी को जिस तरह से 2019 में उन्होंने किनारा किया था, तो कहीं ना कहीं आज बीजेपी के साथ मिलकर वो यहाँ पर चुनाव लड़ेंगे। ठीक है, लेकिन राजेश, सीटों का अब हो गया कि 66 सीटों का डिक्लेयर कर दिया गया, उसमें कौन कौन उम्मीदवार चुनावी मैदान में हो। लेकिन अब है कि किस तरह से बीते 5 वर्षों में बीजेपी के पास वो कौन कौन सी बातें होंगी, वो कौन कौन से एजेंडे, वो कौन कौन से मुद्दे होंगे जिनको लेकर वो जनता के पास जाएगी। राजेश साहब, भारतीय जनता पार्टी के पास एक बड़ा चमकदार चेहरा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। केंद्र में जो विकास कार्य किए गए हैं, उन कार्यों के सहारे भारतीय जनता पार्टी झारखंड में निश्चित तौर पर अपनी धमक जो है वो वापस करना चाहेगी। रघुवर दास ने 5 साल तक जो काम किए उसका रिफ्लेक्शन चुनाव में दिखाई पड़ा। हालांकि रघुवर दास स्वयं भी जो जमशेदपुर पूर्व है वहां से चुनाव हार गए थे, इसके बावजूद ये कहा जा सकता है कि रघुवर दास ने काफी सारे विकास के काम किए थे। इसके बावजूद उन्हें जनादेश नहीं मिल पाया, क्योंकि जनता जो है वो जनता का फैसला ही सर्वोपरि होता है। हेमंत सोरेन भी अपनी दमदार उपस्थिति दर्ज कराने की कोशिश करेंगे। संथाल परगना का जो उनका पूरा इलाका है, वह जो संथाल का इलाका है, वहां पर गुरुजी जो शिबू सोरेन है, उनके पिताजी, उनका एक बड़ा नाम रहा है और उसी को कैरी ऑन करना चाहते हैं हेमंत सोरेन। हेमंत सोरेन के जो काम है उसको कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी काउंटर करने की कोशिश करेगी और भ्रष्टाचार का जो मुद्दा है वह सर्वोपरि होगा झारखंड विधानसभा के इस चुनाव में। और भारतीय जनता पार्टी हर हाल में ये चाहेगी कि भ्रष्टाचार को एक बड़ा चुनावी मुद्दा जो है, एक बड़ा फेस बनाकर वह हेमंत सोरेन की सरकार को घेरने की कोशिश करे। आरजेडी कांग्रेस के सहारे चुनावी बैतरनी पार करना चाहेंगे हेमंत सोरेन। उनको कांग्रेस के जो भ्रष्टाचार है और आरजेडी के साथ जो उनका गठबंधन है उसको भी वो कहीं ना कहीं जो है एक्सपोज करने की कोशिश करेंगे। हालांकि अभी तक जो खबरें आ रही हैं कि आरजेडी भी हेमंत सोरेन से नाराज चल रहे हैं और कांग्रेस, राहुल गांधी, तेजस्वी और हेमंत सोरेन की आज बैठक हुई है रांची में। देखना होगा कि क्या कुछ निकल कर सामने आता है, लेकिन आरजेडी की तरफ से
7 सीटों पर मान मनोबल का दौर जारी है। आरजेडी 12 सीटें वहां पर चाहती है। अब देखना होगा कि भारतीय जनता पार्टी किस तरीके से हेमंत सोरेन के जो भ्रष्टाचार है और फिर कांग्रेस के जो भ्रष्टाचार है उसको कैसे एक्सपोज करती है, और बीजेपी के पास कौन सा वो चेहरा होगा जिस चेहरे के सहारे बीजेपी हेमंत सोरेन को सबोटाज करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, आखिरी सवाल विनय जी आपसे कि ये जो हमारे सहयोगी राजेश बता रहे हैं कि बीजेपी के पास एक सबसे बड़ा मुद्दा भ्रष्टाचार का मुद्दा है, क्योंकि हम जानते हैं कि बीते 5 वर्षों में जो हेमंत सोरेन है उनके साथ क्या कुछ हुआ, वो किस तरह से भ्रष्टाचार के आरोप लगे, वो जेल गए, तो इन तमाम चीजों को मद्देनजर रखते हुए बीजेपी हमलावर है, रहेगी भी बीते इस चुनाव में भ्रष्टाचार के मुद्दे को लेकर? नहीं, निश्चित रूप से। लेकिन जो हम लोग कैंडिडेट की बात कर रहे थे, गीता कोड़ा भी बहुत महत्वपूर्ण उम्मीदवार हैं। गीता कोड़ा जगन्नाथपुर से, सीता सोरेन इस बार उम्मीदवार बना गया एमएलए में। तो महिला नेतृत्व को भी भारतीय जनता पार्टी ने बहुत तवज्जो दिया है और बहुत दिग्गज लोग हैं ये लोग हैं। गीता कोड़ा सांसद रही, पहले एमएलए रही, उनके पति भी मुख्यमंत्री रहे मधु कोड़ा। तो ऐसे लोगों को फिर से मौका दिया गया है। सीता सोरेन शिव सोरेन की पुतोह है, उनको भी जामताड़ा से उतारा गया है। तो ये सब चीजें बहुत मैटर करेगा। दूसरा, भ्रष्टाचार तो एक मुद्दा है। भ्रष्टाचार पर तो भारतीय जनता पार्टी शुरू से आक्रामक रही है, लेकिन सबसे बड़ा जो मुद्दा होगा या सबसे बड़ा जो भारतीय जनता पार्टी के पास प्लस है वो नरेंद्र मोदी का चेहरा है और नरेंद्र मोदी का काम है। नरेंद्र मोदी का जो विकास योजना है और गांव में जो उनकी लोकप्रियता, वो उनका सबसे बीजेपी का मेरे समझ से प्लस पॉइंट है। उनके काट में हमें हेमंत सोरेन भी अपनी विकास के कामों को अंजाम दे रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं हेमंत सोरेन, लेकिन एक मोदी का जो चेहरा, मोदी का नाम है, उसके नाम पर भारतीय जनता पार्टी यहाँ चुनाव लड़ेगी। बिल्कुल, चलिए समय इतना ही है। बहुत बहुत शुक्रिया विनय जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। सोमेश आपका भी और राजेश राज आप सभी का इस कार्यक्रम में और इस ताजा अपडेट को हमारे साथ साझा करने के बहुत बहुत शुक्रिया। बढ़ेंगे आगे और यहाँ रुके एक बहुत ही छोटे से ब्रेक के लिए। आप देखते रहिए डीडी न्यूज। कभी नाच गाना और बेहतरीन खाना, कभी सास बहू की नोक-झोंक में स्वाद का मुस्कुराना, कभी रिश्तों में मुस्कुराहट और स्वाद भरना। असली मसालों का उपहार MDH बनाए खास हर त्योहार, क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा। आइए मनाए खुशियों की दीपावली MDH मसालों वाली। एक ऐसा तबका जो रिटायरमेंट के बारे में आज भी बिल्कुल नहीं सोचता, वो है औरतें। औरतें कमा के भी वल्नरेबल हैं। सो NPS एक इक्वालिटी ला रहा है। हम सब एक बराबर प्लेटफॉर्म पे हैं। अपने बेहतर कल को सुनिश्चित करने के लिए NPS जरूरी है। सर, आप बहुत लकी हैं कि आपके बेटे ने हेल्थ इंश्योरेंस और बाकी सारी फॉर्मेलिटीज टाइम से पूरी कर दी है। मेरा बेटा? तो फिर आप? पॉलिसी बाजार। क्लेम के टाइम पे हमेशा आपकी हेल्प को तैयार। पॉलिसी बाजार, 1 करोड़ का हेल्थ इंश्योरेंस सिर्फ 390 रुपए महीने से शुरू। जिंदगी की हर छोटी बड़ी जरूरत के लिए आप जो सपने सजाते हैं, बस उसी उम्मीद को तो हम सहारा लगाते हैं। SIP आपकी सेविंग्स को आपकी खातिर काम पर लगाएगी। आज ही अपनी पहली SIP की शुरुआत करें। अधिक जानकारी के लिए अपने वित्तीय सलाहकार से परामर्श करें। LIC म्यूचुअल फंड द्वारा निवेशक शिक्षा की एक पहल। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार के जोखिम के अधीन हैं। योजना से संबंधित सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। अच्छा भैया, मेरी गाय को भी अपने हाथों से चारा खिला दो। अरे खिलाई देते हैं। हमारी गाय भैया। क्या हो गया? पूरा का पूरा गांव यहाँ आ गया। अच्छा भैया, इसी हाथ से चारा खिलाते हो, तभी तो आपके गाय भैंसों की ब्याज सबसे ज्यादा है। अरे पगले, ये चमत्कार इस हाथ का नहीं, हाथ में जो कपिला पशु आहार है उसका है, जो पशुओं की सेहत अच्छी रखता है और ब्याज भी बढ़ाता है। ले जाओ। कपिला, देश का नंबर 1 पशु आहार। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब MM रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। सारी झुर्रियां भर देती हैं, दीवार हमवार कर देती हैं। तो पुट्टी भर ले, हाँ पुट्टी भर ले। वंडर वॉल पुट्टी दे एक परफेक्ट फिनिश। और जैसा कि हमने आपको बताया कि बीजेपी ने 68 में से 66 सीटों पर अपने कैंडिडेट्स का नाम ऐलान कर दिया, डिक्लेयर कर दिया, लेकिन इस सब के बीच कांग्रेस और झारखंड मुक्ति मोर्चा के बीच सीटों के बंटवारे को लेकर
सहमति बन गई है। यह खबर आ रही है कांग्रेस के झारखंड प्रभारी गुलाम अहमद मीर और सीएम हेमंत सोरेन सहित कई नेताओं ने संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस बात की घोषणा की। उन्होंने कहा कि कांग्रेस और झामुमो 70 सीटों पर मिलकर चुनाव लड़ेगी। बाकी बची सीटों के लिए जल्दी ही जानकारी साझा की जाएगी। वहीं खबर की पुष्टि करते हुए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि 70 सीटों पर हम दोनों पार्टियों की सहमति बन गई है। अन्य सीटों के लिए मंथन किया जाएगा। इसकी घोषणा भी जल्दी ही की जाएगी। और वहीं इंडिया गठबंधन के बीच सीट बंटवारे को लेकर आरजेडी ने नाराजगी जताई है। पार्टी के नेता मनोज झा ने कहा है कि सीट शेयरिंग में हमसे राय नहीं मांगी गई। उन्होंने अन्य विकल्प खुले होने की भी बात कही है। हम 5 सीटों पर रनर अप रहे, बाकी हमारे गठबंधन के सहयोगी लोग शायद उतनी सीटों पर परसेंटेज टर्म्स में रनर अप नहीं रहे। इन चीजों का समायोजन हमें दुख के साथ कहना पड़ता है कि यूनिलैटरल फैसला लिया गया कि आपको फलाने नंबर ऑफ सीट का ऑफर दिया जा रहा है। ये न राजद की ऐतिहासिक ताकत के अनुरूप है, न समकालीन जो परिस्थितियां हैं उसके अनुरूप है। अलग अलग जिलों में हमारी जो प्रेजेंस है वो बहुत ताकत की है। हम अपने गठबंधन के सहयोगियों को इस बात के लिए आग्रह करेंगे कि उसके अनुरूप फैसला लीजिए। बढ़ेंगे अगर बात करेंगे महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव की, जहां तारीखों के ऐलान के साथ ही अब महाविकास अघाड़ी और महायुति गठबंधन में सीट शेयरिंग को लेकर भी चर्चाएं तेज हो गई हैं। और इस सब के बीच महाविकास अघाड़ी में शामिल पार्टियां कांग्रेस, एनसीपी शरद पवार और शिवसेना उद्धव ठाकरे के बीच सीटों के बंटवारे को लेकर स्थिति अभी तक भी साफ नहीं हो सकी है। और इस सब के बीच महाराष्ट्र कांग्रेस के प्रभारी रमेश चेन्निथल्ला की मौजूदगी और कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले की अध्यक्षता में शनिवार को कांग्रेस नेताओं की एक अहम बैठक हुई। महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव की घोषणा के बाद से सभी दल अपनी अपनी रणनीति को अंतिम रूप देने में जुटे हुए हैं। राज्य के 2 महत्वपूर्ण गठबंधन महायुति और महाविकास अघाड़ी में सीटों के बंटवारे को लेकर चर्चाओं का दौर जारी है। सूत्रों के मुताबिक महायुति में 260 सीटों पर सहमति बन गई है। महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे ने बताया कि शुक्रवार को केंद्रीय गृह मंत्री और वरिष्ठ भाजपा नेता अमित शाह के साथ सीट बंटवारे पर चर्चा काफी सकारात्मक रही। ये महायुति के सीटों के बारे में चर्चा हुई, बहुत ही सकारात्मक चर्चा हुई है और चर्चा अंतिम स्तर पर है और जल्दी सीटों का शेयरिंग हो जाएगा और आपको गुड न्यूज हम देंगे। वहीं महाविकास अघाड़ी में सीटों के बंटवारे को लेकर घटक दलों के बीच रस्साकशी जारी है। महाविकास अघाड़ी के दलों के बीच सीट बंटवारे को लेकर बैठक हुई, लेकिन फाइनल फॉर्मूला सामने नहीं आ सका। इस बीच महाराष्ट्र कांग्रेस प्रभारी रमेश चेन्निथल्ला की मौजूदगी और कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले की अध्यक्षता में शनिवार को कांग्रेस नेताओं की अहम बैठक हुई। इससे पहले महाराष्ट्र कांग्रेस प्रभारी रमेश चेन्निथल्ला उद्धव ठाकरे और शरद पवार से भी मिले। वहीं एमवीए में अपनी पार्टी के लिए 12 सीटों की मांग कर सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने नया पेंच फंसा दिया है। ये बैठक हमारे सीनियर लीडर्स हैं, फॉर्मर चीफ मिनिस्टर्स वगैरह हैं, उनको इधर ड्यूटी लगाया है हर डिवीजन में। वो लोग इधर आके करके काम शुरू करेंगे। इसके लिए मीटिंग 2 दिन के अंदर सब हो जाएगा। महाविकास अघाड़ी में एमवीए में समाजवादी पार्टी ने 12 सीटें मांगी हैं। 2 विधायक हमारे हैं। हमें उम्मीद है कि हमारी पार्टी ने जो सीटें मांगी हैं उन सीटों को शामिल होकर के हम लोग चुनाव लड़ेंगे। महाराष्ट्र की 288 विधानसभा सीटों के लिए 20 नवंबर को मतदान होंगे। नतीजे 23 नवंबर को घोषित किए जाएंगे। पिछले चुनाव में बीजेपी को 105, शिवसेना को 56, एनसीपी को 54 और कांग्रेस को 44 सीटें मिली थी। हालांकि चुनाव के बाद शिवसेना एनडीए से अलग हो गई और उसने एनसीपी और कांग्रेस के साथ मिलकर सरकार बना ली थी। ब्यूरो इनपुट के साथ शिशिर सेल्लार की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और यहाँ रुकें एक और छोटे से ब्रेक के लिए। आप देखते रहिए डीडी न्यूज। सारी छुर्रियां भर देती हैं, दीवार हम वार कर देती हैं। तो पुट्टी भर ले
वंडर वॉल पुट्टी दे एक परफेक्ट फिनिश। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल एम रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। जिंदगी की हर छोटी बड़ी जरूरत के लिए आप जो सपने सजाते हैं, बस उसी उम्मीद को तो हम सहारा लगाते हैं। SIP आपकी सेविंग्स को आपकी खातिर काम पर लगाएगी। आज ही अपनी पहली SIP की शुरुआत करें। अधिक जानकारी के लिए अपने वित्तीय सलाहकार से परामर्श करें। LIC म्यूचुअल फंड द्वारा निवेशक शिक्षा की एक पहल। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार के जोखिम के अधीन हैं। योजना से संबंधित सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। ये तुम्हारा खेत नहीं, खेल का मैदान है। अकेले क्या कर लोगे? अकेले नहीं, मेरे साथ है मेरा यार, जिसके सामने हुई अड़ियल मंडूसी की भी हार तुम्हारी तरह। IIL के ट्रैक्टर ब्रांड का मिलियन, गेहूं का पहरेदार, अड़ियल मंडूसी की हार। दादू, आग का तारा मतलब? बहुत प्यारा, बिल्कुल तुम्हारे जैसा। पापा, ऑनलाइन फॉरेक्स ट्रेडिंग पर बेस्ट ऑफर्स, हाई रिटर्न्स, बोनस डिपॉजिट और इनाम जीतने का मौका। हाँ बैल, मुझे मार मतलब? मुसीबत को बुलाना तुम्हारे पापा जैसे। RBI कहता है आकर्षक ऑफर्स का लालच देने वाले अनधिकृत प्लेटफॉर्म्स पर फॉरेक्स ट्रेडिंग करना यानी अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारना। इसका मतलब? इन्हीं से पूछो, समझा पापा। RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। बेटियां घर की रौनक हैं। बेटियां घर संवारती हैं। बेटियां पीढ़ियां सजाती हैं। बेटियां घर की बुनियाद कहलाती हैं। बेटियों को सलाम करता है मोंगिया स्टील, स्टील का बादशाह। गोल्डी मसाले के 100 ग्राम के स्पेशल पैक्स में फ्रेशनेस लॉक है। ऐसे गोल्डी मसाले जहां जाएं रिश्ते बनाएं। और ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। बढ़ेंगे आगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कर्मयोगी सप्ताह, राष्ट्रीय शिक्षण सप्ताह का शुभारंभ किया। दिल्ली के डॉक्टर अंबेडकर अंतर्राष्ट्रीय केंद्र में हुए समारोह में बड़ी तादाद में गणमान्य हस्तियों ने शिरकत की। आपको बता दें कि ये पहल सिविल सेवकों की क्षमता विकास को समर्पित है और इसका उद्देश्य उनमें व्यक्तिगत और संगठनात्मक क्षमता विकास को बढ़ावा देना है। इस अवसर पर पीएम ने वहां उपस्थित जनसमूह को भी संबोधित किया। पीएम ने कहा कि मिशन कर्मयोगी से हमारा लक्ष्य ऐसे मानव संसाधन को तैयार करना है जो हमारे देश के विकास की प्रेरक शक्ति हो। पीएम ने कहा कि अगर हम इसी जुनून के साथ काम करते रहेंगे तो देश को आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। पीएम ने कहा कि राष्ट्रीय शिक्षण सप्ताह द्वारा कार्य प्रणालियों में सुधार से हमें 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने में मदद मिलेगी। प्रधानमंत्री ने पिछले 10 वर्षों में सरकारी सोच में बदलाव के लिए उठाए गए कदमों की भी चर्चा की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 20 अक्टूबर को अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी का दौरा करेंगे, जहां वे काशी वासियों को 3200 करोड़ रुपए से अधिक की 23 विकास परियोजनाओं की सौगात देंगे। उत्तर प्रदेश में कुल मिलाकर 6700 करोड़ रुपए की योजनाओं का शुभारंभ वाराणसी से किया जाएगा। इस दौरे में पीएम मोदी सिगरा स्पोर्ट्स स्टेडियम और हरहुआ में शंकर नेत्रालय का शिलान्यास करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 20 अक्टूबर को अपने संसदीय क्षेत्र काशी से देश की कई परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। वाराणसी दौरे के दौरान पीएम मोदी रिंग रोड पर स्थित RG शंकर नेत्रालय का लोकार्पण करेंगे। अस्पताल विभिन्न नेत्र स्थितियों के लिए व्यापक परामर्श और उपचार प्रदान करेगा। ये जो हॉस्पिटल का मॉडल है ये 75-25 रहेगा, जहाँ पे 75% का जो पेशेंट्स रहेंगे हमारे पूरे गरीब लोग जिनको हम जाके आइडेंटिफाई करेंगे। हमारा आउटरीच मॉडल रहेगा। प्रधानमंत्री लगभग 2870 करोड़ रुपए के लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे, वाराणसी हवाई अड्डे के रनवे के विस्तार और एक नए टर्मिनल भवन के निर्माण की आधारशिला रखेंगे। पीएम आगरा हवाई अड्डे पर 570 करोड़ रुपए से अधिक लागत की, दरभंगा हवाई अड्डे पर लगभग 910 करोड़ रुपए लागत की और बागडोगरा हवाई अड्डे पर लगभग 1550 करोड़ रुपए की लागत की न्यू सिविल इनक्लेव का शिलान्यास भी करेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी सिगरा स्टेडियम में आयोजित जनसभा को संबोधित करेंगे। जो कुल परियोजनाएं हैं वो 23 परियोजनाएं हैं और 6611 करोड़ 6611 करोड़ की सारी परियोजनाएं होती हैं जिनका लोकार्पण शिलान्यास होगा। वाराणसी के लिए इनमें से 3200 करोड़ की परियोजनाएं हैं
जिसमें मुख्य रूप से एयरपोर्ट का विस्तारीकरण और वहाँ पे नए टर्मिनल का निर्माण है। उनको जोड़ते हुए 3200 करोड़ की हमारी 15-16 परियोजनाएं हैं। साथ ही 3400 करोड़ की ऐसी 6 अन्य शहरों की परियोजनाएं भी हैं जो सिविल एविएशन के एयरपोर्ट के टर्मिनल से जुड़ी हुई है। 3 टर्मिनल्स का लोकार्पण होना है और 3 टर्मिनल्स का शिलान्यास होना है। तो वो 6 परियोजनाएं भी 3400 करोड़ की होती हैं। तो कुल मिला के 6600 करोड़ की परियोजनाओं से 7 शहरों का लाभ यहाँ पे सीधा सीधा होगा। खेलों के लिए उच्च गुणवत्ता वाला बुनियादी ढांचा देने के लिए प्रधानमंत्री खेलो इंडिया योजना और स्मार्ट सिटी मिशन के तहत 210 करोड़ रुपए से अधिक की लागत वाले वाराणसी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के पुनर्विकास के फेज 2 और फेज 3 का उद्घाटन भी करेंगे। वाराणसी में बना ये सिगरा स्पोर्ट्स स्टेडियम कई मायनों में बेहद खास है। इस स्टेडियम में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर की सुविधाएं दी गई हैं। यहाँ बने मल्टी लेवल मल्टी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स को पैरा ओलंपिक के मानकों पर तैयार किया गया है। इसके साथ ही यहाँ फुटबॉल और क्रिकेट ग्राउंड भी बनाया गया है। बता दें कि इस स्टेडियम का काम अलग अलग फेज में हुआ है। इन सब के अलावा खिलाड़ियों के लिए 150 बेड का हाईटेक हॉस्टल, फूड कोर्ट, पार्किंग सहित कई अन्य सुविधाएं विकसित की गई हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब जब अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी आते हैं, काशी की जनता को विकास की कई नई सौगातें मिलती हैं। दीपावली से पहले खास मौका है। स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स का पुनर्विकास हो या फिर एयरपोर्ट टर्मिनल का विस्तार, काशी वासियों को कई सौगातें मिलने वाली हैं। जाहिर है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे से वाराणसी की जनता काफी उत्साहित नजर आ रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के काशी दौरे से वाराणसी में विकास की रफ्तार को और धार मिलेगी। हरिकेश बहादुर सिंह और आशुतोष शुक्ला के साथ शैलेंद्र मिश्र, डीडी न्यूज, वाराणसी। और यहाँ रुके एक और बहुत ही छोटे से ब्रेक के लिए। आप देखते रहिए डीडी न्यूज। सारी छुर्रियां भर देती हैं, दीवार हम वार कर देती हैं। तो पुट्टी भर ले, हाँ पुट्टी भर ले। वंडर वॉल पुट्टी दे एक परफेक्ट फिनिश। हाथ धोकर आते हैं। साबुन की जगह हैंड वॉश। मोहन का प्रमोशन हो गया क्या? सैवलॉन हैंड वॉश तो हमारा रोज का है। सिर्फ 10 रुपए में 200 ml हैंड वॉश बनाओ। सैवलॉन पाउडर टू जेल हैंड वॉश, जर्म से बचाए, शान बढ़ाए। बेटियां घर की रौनक हैं। बेटियां घर संवारती हैं। बेटियां पीढ़ियां सजाती हैं। बेटियां घर की बुनियाद कहलाती हैं। बेटियों को सलाम करता है मोंगिया स्टील, स्टील का बादशाह। वो मिस्टर विकास की फाइल। आप पॉलिसी बाजार। मैम, आपका हेल्थ इंश्योरेंस क्लेम अप्रूव हो गया है। अब आप सर को घर ले जा सकती हैं। क्लेम के टाइम पे हमेशा आपकी हेल्प को तैयार। पॉलिसी बाजार। 1 करोड़ का हेल्थ इंश्योरेंस सिर्फ 390 रुपए महीने से शुरू। गोल्डी मसाले के 100 ग्राम के स्पेशल पैक्स में फ्रेशनेस लॉक ऐसे। गोल्डी मसाले, जहां जाएं रिश्ते बनाएं। और ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। बढ़ेंगे आगे। दूर संचार क्षेत्र में वैश्विक स्तर पर भारत ने एक और कामयाबी हासिल की है। भारत के उम्मीदवारों को अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ मानकीकरण क्षेत्र के सभी 10 समूहों में नेतृत्व के पदों पर चुना गया है, जबकि भारत ने एक समूह में अध्यक्ष का पद बरकरार रखा है। भारत ने अन्य सभी 9 अध्ययन स्टडी ग्रुप्स और SCV कमेटी में उपाध्यक्ष पद हासिल किया है। भारत ने सभी ITUT अध्ययन समूहों में प्रमुख नेतृत्व भूमिकाएं हासिल करते हुए वैश्विक दूरसंचार परिदृश्य में अपनी स्थिति काफी मजबूत कर ली है। भारत ने कुल 11 नेतृत्व पद हासिल किए हैं, जिनमें 1 अध्यक्ष और 10 उपाध्यक्ष के पद शामिल हैं। गौरतलब है कि अध्ययन समूह विशेषज्ञों का तकनीकी समूह है जो ITU के सदस्यों से प्राप्त तकनीकी इनपुट के आधार पर दूरसंचार प्रौद्योगिकियों के लिए अंतर्राष्ट्रीय मानक विकसित करने के लिए जिम्मेदार है। भारत वर्तमान में नई दिल्ली स्थित भारत मंडपम में अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ विश्व दूरसंचार मानकीकरण असेंबली 2024 की मेजबानी भी कर रहा है। एक बार WTSA 2024 के दौरान रोड मैप निर्धारित हो जाने के बाद मानकों और तकनीकी रिपोर्ट के विकास के रूप में विभिन्न ITUT अध्ययन समूहों द्वारा मानकीकरण गतिविधियां शुरू की जाएंगी। ITUT का काम उसके इन्हीं 10 समूहों के माध्यम से किया जाएगा। तो इसके क्या कुछ है मायने
और किस तरह से ये जो स्टैंडर्ड डेवलप करने की बात की जा रही है उसके लिए ये एक रास्ता हमें दिखाएगा, न सिर्फ हमें बल्कि पूरी दुनिया को दिखाएगा। इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ एक बहुत ही खास मेहमान नीरज मित्तल जिस वक्त जुड़ चुके हैं, जो कि सचिव हैं दूरसंचार विभाग में। नीरज सर, आपका बहुत बहुत स्वागत डीडी न्यूज़ में। शुक्रिया सर। सबसे पहले आम अगर भाषा में इसको समझने की कोशिश करें, क्योंकि हमने कहा कि हम ये जो WTSA है उसकी मेज़बानी इस वक्त कर रहे हैं, इंडिया मोबाइल कांग्रेस की मेज़बानी हम कर चुके हैं। इन तमाम स्थितियों को देखते हुए ये जो एक लीडरशिप का रोल हमें मिला है, ये किस तरह से एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करेगा आने वाले दिनों में, और इस तरह के इवेंट से हमें भारत को क्या कुछ हासिल हुआ है? प्रधानमंत्री ने भारत को एक विश्व बंधु के रूप में दुनिया में एक लीडरशिप पोजीशन हासिल करने के लिए एक हम लोग का लक्ष्य रखा था। WTSA भी भारत सरकार के नेतृत्व में इस साल भारत में एशिया पैसिफिक में पहली बार ITU की पूरी हिस्ट्री में भारत में हो रहा है। इसमें लगभग 100 लोगों के 3800 से ज्यादा रिप्रेजेंटेटिव्स भाग ले रहे हैं। इसी के साथ इंडिया मोबाइल कांग्रेस हम लोगों ने इसके साथ ही, जो हर साल एनुअल बेसिस पे होता है, उसको इसके साथ आयोजित किया है जी। लगभग रोज हम लोग के पास अभी लास्ट 4 दिनों में 30 से 40 हजार लोग यहाँ आकर भारत की इस स्थिति को कि वो टेलीकम्युनिकेशंस में जिस तरह से 4G में हम लोग पीछे रहे, 5G में विश्व के साथ रहे और 6G में हम आगे रहेंगे जी, इस स्थिति को सेलिब्रेट करते हुए हम लोग का जो विश्व बंधु का रोल है वो एक कंसेंसस के तरीके से इस इवेंट के साथ उभरा है। तो ऐसे में ये बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है नीरज सर कि जिस तरह से जो 10 जो स्टडी ग्रुप्स हैं जो कि सुझाव देंगे कैसे इसमें और भी बेहतरी किया जाए, उन सभी में लीडरशिप का रोल अब इंडिया प्ले करने वाला है। इसको आप किस तरह से देखते हैं? कितनी बहुत ही महत्वपूर्ण उपलब्धि के तौर पर इसे आप देखते हैं? तो पिछले WTSA 20 जो पिछला WTSA हुआ था उसमें भारत के पास सिर्फ 7 लीडरशिप पोजीशंस थी। इस बार एक यूनानिमस तरीके से 11 लीडरशिप पोजीशंस हमारे पास, एक चेयर की और 10 वाइस चेयर्स की पोजीशंस हमें मिली हैं, जिससे भारत हर तरीके से, चाहे वो सिक्योरिटी हो, चाहे वो जितने भी स्टडी ग्रुप्स हैं, सब में जो भी टेक्निकल डिस्कशंस होंगे सब में भारत का रोल रहेगा। ठीक है। तो एक बहुत बड़ा जो अचीवमेंट है वो भारत का रहा है। ऐसे में सर एक जो बहुत ही महत्वपूर्ण बात निकल कर आती है कि 6G, आपने 6G का जिक्र किया, प्रधानमंत्री ने इस बात का जिक्र किया है। ऐसे में ये जो WTSA है या फिर ITUT है, ये किस तरह से मदद कर सकता है भारत की? क्योंकि भारत ने कहा है कि हम 6G में एक लीडरशिप का रोल प्ले करने वाले हैं, कैसे ये चीजें मदद कर सकती हैं हमें? तो प्रधानमंत्री जी ने हम लोग को एक टारगेट दिया है कि भारत का 6G के क्षेत्र में एक पोल पोजीशन एस्टैब्लिश करनी है। तो हम लोगों ने कई तरीके से इस चीज को अचीव करने का लक्ष्य रखा है। उसमें 10,000 पेटेंट्स हमारे अगले, जब तक 6G आएगा, हमारा भारत 6G अलायंस, जिसका हम लोगों ने 4-5 अलग ऑर्गेनाइजेशंस के साथ MOU साइन किया है इस बार, और जो लोकल R&D है एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस के साथ, इंडस्ट्री के साथ जी, और जो अलग अलग कंट्रीज हैं उनके साथ हम लोगों ने MOU साइन करके 6G में एक कोलैबोरेटिव एफर्ट का आरंभ किया है जी। एग्जाम्पल के तौर पर IIT मद्रास और समीर ने पहली बार, मेरे ख्याल से शायद दूसरा ही हम लोग विश्व होगा जिसने 6 गीगाबिट्स पर सेकंड का सब टेराहर्ट्ज पर कम्युनिकेशन IMC में डेमोन्स्ट्रेट किया। तो ये सारे जो हम लोग के एफर्ट्स हैं वो हम लोग को 6G में लीडरशिप पोजीशन के लिए लाने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर अपनी बातों को हमारे साथ साझा करने के लिए। नीरज मित्तल जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। बढ़ेंगे आगे, यहाँ रुकेंगे एक और बहुत ही छोटे से ब्रेक के लिए। आप देखते रहिए DD न्यूज़। कभी नाच गाना और बेहतरीन खाना, कभी सास बहू की नोक-झोंक में स्वाद का मुस्कुराना, कभी रिश्तों में मुस्कुराहट और स्वाद भरना। असली मसालों का उपहार MDH बनाए खास हर त्योहार, क्योंकि हर रिश्ता है
स्वाद से जुड़ा। आइए मनाएं खुशियों की दीपावली MDH मसालों वाली। सारी छुर्रियाँ भर देती हैं, दीवार हमवार कर देती हैं। तो पुट्टी भर ले, हाँ पुट्टी भर ले। वंडर वॉल पुट्टी दे एक परफेक्ट फिनिश। 605। बदलो बदलो आदत बदलो। बदलो बदलो आदत बदलो। अब नजदीकी बैंक जाकर फटे पुराने नोट्स बदलिए। अगर बैंक मना करे तो RBI के ओम्बुड्समैन से शिकायत करें। RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब MM रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। ये तुम्हारा खेत नहीं, खेल का मैदान है। अकेले क्या कर लोगे? अकेले नहीं, मेरे साथ है मेरा यार, जिसके सामने हुई अड़ियल मंडूसी की भी हार तुम्हारी तरह। IIL के ट्रैक्टर ब्रांड का मिलियन, गेहूं का पहरेदार, अड़ियल मंडूसी की हार। जिंदगी की हर छोटी बड़ी जरूरत के लिए आप जो सपने सजाते हैं, बस उसी उम्मीद को तो हम सहारा लगाते हैं। SIP आपकी सेविंग्स को आपकी खातिर काम पर लगाएगी। आज ही अपनी पहली SIP की शुरुआत करें। अधिक जानकारी के लिए अपने वित्तीय सलाहकार से परामर्श करें। LIC म्यूचुअल फंड द्वारा निवेशक शिक्षा की एक पहल। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार के जोखिम के अधीन हैं। योजना से संबंधित सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। भैया, घर का किराया देना था, कुछ पैसे। इस महीने तो गाड़ी की EMI जानी है ना, अगले महीने पक्का चलता हूँ। आपके बाद फैमिली को किसी के आगे हाथ ना फैलाना पड़े। आज ही लीजिए पॉलिसी बाजार पे 2 करोड़ का टर्म लाइफ इंश्योरेंस, सिर्फ 690 रुपए महीने से शुरू। और ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। बढ़ेंगे आगे, बात करेंगे प्रदूषण की। जी हां, देश की राजधानी दिल्ली में वायु प्रदूषण में लगातार बढ़ोतरी जारी है। शनिवार सुबह से ही राजधानी में जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है उसका हाल बहुत ही बेहाल है। तो वहीं यमुना नदी में पानी से ज्यादा झाग देखने को मिल रहा है। इस बीच प्रदूषण की भयावह स्थिति को देखते हुए दिल्ली मेट्रो ने अतिरिक्त ट्रेनें चलाने की घोषणा की है। दिल्ली में प्रदूषण से इस वक्त हाहाकार मचा हुआ है। दिल वालों की नगरी दिल्ली इन दिनों प्रदूषण की मार झेलने को मजबूर है। एक और राजधानी की हवा जहां लोगों की शरीर में जहर घोलने लगी है, तो वहीं यमुना नदी में पानी से ज्यादा झाग देखने को मिल रहा है। प्रदूषण का आलम यह है कि लोगों के लिए आंखों में जलन, गले में खराश, घुटन जैसी समस्याएं आम हो गई हैं। प्रदूषण की भयावह स्थिति को देखते हुए दिल्ली मेट्रो ने अतिरिक्त ट्रेन चलाने की घोषणा की है। DMRC ने सभी लाइनों पर सोमवार से शुक्रवार तक प्रतिदिन 40 अतिरिक्त मेट्रो ट्रिप शुरू करने की बात कही है। दिल्ली में हर दिन बढ़ते AQI स्तर से लोग त्रस्त नजर आ रहे हैं। शनिवार सुबह से ही राजधानी में AQI का हाल बेहाल है। खराब श्रेणी का एक नया रिकॉर्ड बनाते हुए आनंद विहार का AQI स्तर 444 पर पहुंच गया। वहीं बवाना में 343, द्वारका सेक्टर 8 में 327, जहांगीरपुरी में 337, मुंडका में 364, नरेला में 328, रोहिणी में 324, अक्षरधाम में 334 और वजीरपुर में 349 AQI स्तर के साथ राजधानी दिल्ली गैस चैम्बर बन चुकी है। दिल्ली की यह हालत तब है जब सत्ता में बैठी आम आदमी पार्टी प्रदूषण को रोकने के लिए तमाम दावे कर रही है। वहीं छठ महापर्व से पहले यमुना नदी पर उठते सफेद जहरीले झाग छठ व्रतियों की चिंता बढ़ा रहे हैं। यमुना की सफाई को मुद्दा बनाकर सत्ता में आने वाली आम आदमी पार्टी अब अपने कारनामों के कारण भाजपा के निशाने पर है। यमुना नदी इसलिए पोल्यूटेड हुई है क्योंकि जो 6,500-7 हजार करोड़ रुपए दिए गए थे यमुना की सफाई के लिए, अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी ने उसको विज्ञापन पर लगा दिया, अपने ऊपर खर्च कर दिए सारे पैसे। जब दिल्ली के अंदर यमुना आती है, जब ट्रेवल करती है, 40 गुना ज्यादा दिल्ली के अंदर यमुना के अंदर प्रदूषण बढ़ जाता है। लेकिन अफसोस दिल्ली की मुख्यमंत्री और उनकी सरकार सिर्फ और सिर्फ टोपी ट्रांसफर करने के अलावा कुछ नहीं करती है। यमुना जी में यहाँ पर कालंदी कुंज में 0 ऑक्सीजन लेवल है और 0 ऑक्सीजन लेवल का मतलब हो गया यमुना जी मृत प्राय हैं। इसमें ह्यूमन बीइंग तो छोड़िए, जो यमुना जी के अंदर मछली या जल के जीव हैं
उनके लिए भी ये घातक है। वहीं दिल्ली में बढ़ते वायु प्रदूषण पर कांग्रेस ने भी दिल्ली सरकार से 10 सालों का हिसाब मांगा है। 2013 में दिल्ली में एयर पोल्यूशन नहीं हुआ करता था। ऐसा क्या हो गया कि 2013 से लेकर 2024 तक दिल्ली के अंदर गवर्नेंस भी वेरी पुअर हो गई, एडमिनिस्ट्रेशन भी वेरी पुअर हो गई, और दिल्ली का जो माहौल है स्पेशली एयर पोल्यूशन से रिलेटेड वो भी फ्रॉम वेरी पुअर टू पैथेटिक पर पहुंच जाता है। सर्दी बढ़ने के साथ बढ़ते प्रदूषण ने एक बार फिर दिल्ली सरकार के खोखले दावों की पोल खोल कर रख दी है। दिल्ली से तपस भट्टाचार्य के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और अब नजर डालते हैं देश की कुछ और महत्वपूर्ण खबरों पर फटाफट अंदाज में। आप देखिए इन खबरों को और हमारी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार। विजया रहाटकर राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष नियुक्त की गई हैं। रहाटकर 2016 से 2021 तक महाराष्ट्र राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष रह चुकी हैं। विजया राजस्थान में भाजपा की सह प्रभारी के तौर पर भी कार्य कर चुकी हैं। झारखंड विधानसभा चुनाव से पहले चुनाव आयोग ने राज्य के कार्यवाहक पुलिस महानिदेशक अनुराग गुप्ता को तत्काल प्रभाव से हटा दिया है। आयोग की ओर से इस संबंध में राज्य सरकार को दिशा निर्देश जारी किया गया है। 2016 के विधानसभा उपचुनाव में झारखंड के एडिशनल डीजीपी रहते हुए गुप्ता पर पद के दुरुपयोग के आरोप लगे थे। बिहार पुलिस ने केंद्रीय अर्धसैनिक बलों की मदद से 2 लाख के इनामी नक्सली को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने संयुक्त अभियान चलाकर इनामी नक्सली सुनील कोड़ा को गिरफ्तार किया। अयोध्या में इस साल राम मंदिर से लेकर सरयू तट तक दीपोत्सव की भव्यता दिखाई देगी। 30 अक्टूबर को दीपोत्सव के शुभ अवसर पर राम की पैड़ी सहित अन्य 55 घाटों पर 28 लाख से अधिक दीप जलाकर विश्व रिकॉर्ड बनाए जाएंगे। विशाखापत्तनम में सैन्य अभ्यास मलाबार 2024 का समुद्री चरण संपन्न हो गया। सैन्य अभ्यास के इस संस्करण में युद्धपोतों की उनके अभिन्न हेलीकॉप्टर, लंबी दूरी के समुद्री गश्ती विमान और पनडुब्बी के साथ भागीदारी देखी गई। इकाइयों ने सतह, उप सतह और वायु युद्ध के क्षेत्र में जटिल और उन्नत अभ्यासों में हिस्सा लिया। डॉक्टर से दुर्व्यवहार करने के आरोप में सपा सांसद राजीव राय के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। पीड़ित डॉक्टर ने सांसद पर अपने लोगों के साथ मिलकर धमकाने का आरोप लगाया है। राजीव राय उत्तर प्रदेश के घोसी लोकसभा संसदीय क्षेत्र से समाजवादी पार्टी के सांसद हैं। केंद्र सरकार ने डिजिटल कृषि मिशन के लिए 2,817 करोड़ रुपए की स्वीकृति दी है। इस फैसले की जानकारी देते हुए कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि घरेलू तेल उत्पादकों को लाभ पहुंचाने के लिए खाद्य तेल पर 27% आयात शुल्क लगाया गया है। इसके साथ ही केंद्र ने प्याज पर निर्यात शुल्क को 40% से घटाकर 20% कर दिया है।